नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का आज का एडिशन। आज महाराष्ट्र की नगर पालिका के नतीजे आए हैं, लेकिन विपक्ष लगातार हारता जा रहा है। 24 में भी हारा, 25 में भी हारा और 26 की शुरुआत में भी हारा। विपक्ष के बुरे दिन कब समाप्त होंगे? क्या विपक्ष अपनी गलतियों से सीखेगा या फिर वोट चोरी वाला बहाना बनाकर फिर एक बार आगे चल जाएगा, जैसा राहुल गांधी ने ट्वीट कर दिया है? नतीजे आए नहीं थे, राहुल गांधी ने ट्वीट कर दिया। तो आज सीएनबीसी आवाज के टक्कर के आज के एडिशन में इसी पर पब्लिक डिबेट में इसी पर सीधी सपाट और बातचीत। दो 2024 महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद इतिहास एक बार फिर दोहरा दिया गया है, क्योंकि महाराष्ट्र की 29 महानगर पालिकाओं में से 95% पर बीजेपी गठबंधन का कब्जा हो गया है। बीएमसी के इतिहास में पहली बार लगभग बीजेपी का मेयर बनना तय है। महाराष्ट्र की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर पूर्ण विश्वास दिखाया है। मुंबई में पूर्ण बहुमत हमको मिलेगा। मुंबई में महापौर हमारा महायुति का बनेगा। महाराष्ट्र की जनता का हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी पर जो विश्वास है, उस विश्वास की यह विजय है। मुंबई में हमारी ये शानदार जीत और नगर पालिकाओं में हमारी ये शानदार जीत दर्शाती है कि युवा पीढ़ी ने भी बड़े उत्साह के साथ भाजपा और महायुति का पुरजोर समर्थन किया। इन नतीजों ने एक बार फिर साबित कर दिया कि बीजेपी के सामने विपक्ष के मुद्दे बेहद लचर साबित हुए। वोट चोरी का मुद्दा पहले ही बिहार में दम तोड़ चुका है। अब उद्धव गुट के संजय राउत ने दावा किया है कि वोटिंग के बाद बीजेपी ने एक लंबी बैठक कर नतीजों को पहले ही फिक्स कर दिया था। इससे पहले उद्धव ठाकरे कह चुके हैं कि वोट डालने के बाद लगाई जाने वाली स्याही आसानी से मिट रही है। राहुल गांधी भी अब इसका समर्थन कर रहे हैं। कल शाम को 6 बजे मुंबई महापालिका के कमिश्नर और बीजेपी के लोगों में, वरिष्ठ लोगों में एक मीटिंग हो गई। क्यों हो गई? क्या तय करते हो? आज का जो रिजल्ट है वो आपने तय किया। मतदान के बाद जो इंक लगाई जाती है तुरंत वो निकाली जा सकती है। ये तो गंभीर है कि सत्ताधारी पक्ष है, उनकी मिलीभगत है। विपक्ष सिर्फ बहाना ढूंढते रहती है। कभी इलेक्शन कमीशन, कभी ईवीएम, कभी नोट्स का इस्तेमाल और कभी इंक के ऊपर। उत्तर भारतीयों के खिलाफ दशकों पुरानी हिंसा वाला एजेंडा न उद्धव ठाकरे के काम आया और न ही राज ठाकरे के। ठाकरे परिवार का राज था, अभी वो इतिहास हो गया। तुष्टीकरण की नीति के लिए उद्धव ठाकरे जी ने विधानसभा और लोकसभा में समझौता किया था। उससे लोगों को समझ में आ गया कि भारत का और मुंबई की रक्षा कौन कर सकता है। उधर बंगाल में भी बीजेपी और केंद्र सरकार को घेरने के चक्कर में टीएमसी और सीएम ममता बनर्जी बैकफुट पर हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आईपैक मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने जो टिप्पणी की, उसने ममता सरकार की बड़ी किरकिरी की है। चुनाव में मुद्दे मायने रखते हैं और बीजेपी की चौतरफा प्रचंड लहर बताती है कि जनता उनकी बातों और मुद्दों पर यकीन कर रही है, जबकि विपक्ष के मुद्दे बेहद हल्के साबित हो रहे हैं। सवाल है, विपक्ष बहानेबाजी वाले मोड से बाहर निकलेगा? सवाल ये भी है कि क्या विपक्ष की लचर प्लानिंग बीजेपी को खुला प्लेइंग ग्राउंड दे देती है? तो स्वागत है आपका आज की इस चर्चा में। आइए परिचय करा देते हैं आज मेरे साथ कौन कौन जुड़ रहा है मेहमान। मेरे साथ इस चर्चा के अंदर आलोक शर्मा है, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है, नेता है, जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन है। मलूक नागर है, महासचिव है रालोद के, उनका स्वागत है। राजकुमार भाटी है, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, उनका स्वागत है। विवेक श्रीवास्तव है, नेता लेफ्ट के, जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत है। और गौरव भाटिया हमारे साथ जुड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, उनका भी स्वागत है। चलिए, आप तमाम लोगों का स्वागत है। आज की बहस का एजेंडा क्या है? विपक्ष के मुद्दों को जनता ने तवज्जो लायक नहीं समझा क्या? चाहे साथ मिलकर लड़े या अलग, विपक्ष बीजेपी के आगे बेबस दिखाई दे रहा है। अब विपक्ष, तीसरा एजेंडा, विपक्ष के बंटवारे वाली सियासत को जनता ने पूरी तरह से नकार दिया है, जिस तरह से उत्तर भारतीयों को टारगेट किया गया। चौथा, महाराष्ट्र और केरल निकाय चुनावों के नतीजे ममता बनर्जी के लिए क्या सबक हैं? यह बड़ी बात है। आपका स्वागत है इस चर्चा के अंदर। और आलोक शर्मा, एक और चुनाव और 2024 में ऐसा लगा बीजेपी
खिसक जाएगी, लेकिन बीजेपी ने कमबैक किया। क्या आपको लगता है कि एक बार फिर, चाहे महाराष्ट्र के निकाय चुनाव हो, चाहे बिहार के विधानसभा चुनाव हो, जनता ने बताया है कि वही जनार्दन है और पब्लिक ने बीजेपी के पक्ष में, एनडीए के पक्ष में वोट डाला है? देखिए, मुझे लगता है आज की तारीख में तो देश में जनार्दन इलेक्शन कमीशन है। जो चाहता है वो करता है। जिस राज्य में वोट बढ़ानी होती है बढ़ जाती हैं, जिस राज्य में घटानी होती है घट जाती हैं। एसआईआर पे लगातार सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाता है। बीजेपी एक काम देश के लिए नहीं करती है, उसके बावजूद उसको जिताने के लिए पूरी ताकत झोंकी जाती है। 2014 का ही देख लीजिए, उससे लेकर अभी तक जितने वायदे थे, मोदी जी ने जो बड़े बड़े वायदे किए, उनमें से कौन सा पूरा हुआ? मोदी जी ने कहा कि 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे, आज तक रोजगार की जो हालत है वो पूरे देश को पता है। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार उनकी सरकार। बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार उनकी सरकार। महिलाओं के आंकड़े जितने भी उनके ऊपर क्राइम हैं, ज़्यादातर बीजेपी शासित राज्यों में देख लीजिए टॉप पर हैं वो, और लगभग 50 से 60% 2014 के बाद बढ़े हैं। रुपया और डॉलर की तुलना कर लीजिए। लेकिन सारे मुद्दे उठाए आलोक भाई आप लोगों ने, लेकिन उसके बाद भी तो जनता आपको उसके बाद नहीं। इलेक्शन कमीशन है ना। ओके मलूक नगर, देखिए देवगन साहब, इनके सामने ऐसे ना कहें तो चारा क्या है? मुझे पूरे देश के सभी प्रदेशों में एक में बता दो जो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन कहीं इकट्ठा होकर लड़ा हो। जब महाराष्ट्र में और बीएमसी चुनाव में, जो महाराष्ट्र के लिए देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के लिए एशिया में सबसे बड़ी बीएमसी है, वहां इकट्ठे होकर ये लोग नहीं लड़ सकते। सपा अलग लड़ रही है, कांग्रेस अलग लड़ रही है, उद्धव साहब अलग लड़ रहे हैं, राज साहब उद्धव साहब के साथ मिल गए। जब ये इकट्ठे हो ही नहीं सकते तो जीत कैसे सकते हैं? एक बात कहनी है मुझे देवगन साहब, एक बात, आज कांग्रेस पूरी दूसरी पार्टियों के लिए अभिशाप है, या ये कह सकते हैं पनौती है कांग्रेस दूसरी पार्टियों के लिए। मलूक नागर ने बोला कांग्रेस पनौती है, कांग्रेस बोझ है बाकी विपक्षी दलों के लिए। जवाब आलोक शर्मा। देखिए, मैं समझता हूं इस तरह की शब्दावली का उत्तर देना भी ठीक 40 नहीं सेकंड है। जी। लेकिन पनौती कौन है और कौन नहीं है देश जानता है। किस तरह से आज अमेरिका से हमारे नागरिकों को हथकड़ियां और बेड़ियां लगकर आती हैं और ट्रंप के सामने मुंह नहीं खुलता है। कौन पनौती है कौन नहीं है वो सबको पता है। सबको पता है कि आज डॉलर की तुलना में रुपए की क्या हालत है, सबको पता है। कहां डॉलर अमेरिका पहुंच गए? पनौती आज हालत ये है, लेके बैठ गए आप। आज अपने आप तो डूब गए, दूसरों को भी ले डूबे। ओके, जवाब आलोक शर्मा। दुर्भाग्य यह है कि जिस देश की अर्थनीति, विदेश नीति पूरी तरह से बंटाधार कर दी गई, आज हालत यह है कि अब हम अपने हिंदू भाइयों को बांग्लादेश में नहीं बचा पा रहे। सरकार अपने मुंह पर टेप लगा के बैठी हुई, यहां पर धरने प्रदर्शन करवाते हैं। आज हालत यह है कि रुपए की तुलना में डॉलर का क्या हाल है किसी को नहीं पता। महिलाओं पर लगातार अत्याचार हो रहा है। जमीनें जो है पूरी तरह से सब कुछ अडानी को दे दीजिए और बेरोजगारी दर बढ़ती चली जाए, किसी को कोई चिंता नहीं। दिल्ली एक बड़ी खबर है, नितेश राणे ने एक्स पे पोस्ट लिखा है और ट्वीट ये करा है, जो हिंदू हित की बात करेगा, मंत्री है नितेश राणे, वही महाराष्ट्र पर राज करेगा। नितेश ने लिखा है और फिर आगे लिखा है, जय श्री राम, आप सबका स्वागत है। मैं सीधा रुख करता हूं गौरव भाटिया, जो हिंदू हित की बात करेगा वही महाराष्ट्र पे राज करेगा, लेकिन विपक्षी दल कह रहे हैं कि सारा का सारा इंक का खेल है। संजय राउत से लेकर उद्धव ठाकरे से लेकर राहुल गांधी तक, इंक ने आपको जितवाया। पहले ईवीएम ने जितवाया, फिर वोट चोरी ने जितवाया और अब इंक ने जितवाया। देखिए, मैं इनकी बातों को ना गंभीरता से लेता हूं ना बुरा मानता हूं, क्योंकि राहुल गांधी ने फैला दिया है हर जगह रायता, साफ करने में कोई नहीं कर रहा है इनकी सहायता, इसलिए इनको हो रही है दिक्कत। और देखिए, आप सब कुछ छोड़िए, देखिए दर्द होगा, मैं माफी पहले ही मांग लेता हूं कांग्रेस के साथी से, लेकिन ये बताना जनता को जरूरी है कि हार क्यों रहे और कैसे हार रहे हैं। आपको मालूम है, जितने ऑमलेट नहीं बनते यहां बाहर रोड में ऑमलेट बनाने वाला, उससे ज्यादा अंडे तो राहुल गांधी लाता है। आपको मालूम है पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पार्टी का है अंडा, आपको मालूम है आंध्र प्रदेश में क्या है अंडा, दिल्ली में क्या आया अंडा, इस बार नहीं पिछली बार भी अंडा, बार बार अंडा। जनता मारे है इन्हें डंडा, क्योंकि यह है भ्रष्टाचारी और ये है परिवारवादी। अब मैं आपको बताता हूं, बिहार में 6 सीटें आई, AIMIM जैसी पार्टी 5 सीटें लाती है, ये 6 लाते हैं। आज बीएमसी के चुनाव के परिणाम आ रहे हैं, सिंगल डिजिट में रह जाएंगे। आपको मालूम है क्यों? एक भस्मासुर है, वो कहता है मैं महाराष्ट्र आया हूं, पहले निपटाता है उद्धव ठाकरे को,
शरद पवार को। फिर वो आता है अरविंद केजरीवाल के पास, कहता है अरविंद तुझे तो मैंने निपटा दिया। फिर वो जाता है बिहार, तेजस्वी यादव को निपटाता है। अब वो कहता है अखिलेश मैं उत्तर प्रदेश आ रहा हूं, तुम भी निपटोगे, हम भी निपटेंगे, कोई नहीं बचने वाला है, कोई नहीं बचने वाला। ओके ओके एक मिनट जी 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 बस एक लाइन और। हाँ, एक लाइन बोल दीजिए, फिर आलोक शर्मा, देन विवेक एंड राजकुमार भाटी। बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए आवाज उठाई तो गर्व से कहते हैं भारतीय जनता पार्टी ने उठाई, सरकार ने बात करी और कहा ऐसा होना नहीं चाहिए। और जो हिंदू आतंकवाद का आविष्कार करे, जो आज तक राम मंदिर अयोध्या नहीं गया हो, जिसने वकील खड़े करा दिए हो कि राम मंदिर ना बने, आज वो उससे पूछता है जिसने 4 प्रदेश की सरकारें न्यौछावर कर दी, और वो पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। और तंज कसते थे अमीर भाई, तंज कसते थे, मैं भूला नहीं हूं। मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अब हमने कहा मंदिर वहीं बनाया है, तारीख भी बताया है, तुम्हारी बदकिस्मती है तुम कभी वहां जा नहीं पाए, यही श्राप मिला है कांग्रेस पार्टी। ओके ओके ओके, मैं आपका रुख करता हूं, आपका रुख करता हूं। देश मैं स्वयं राम मंदिर 6 से बार ज्यादा जा चुका हूं। सर, आपके नेता राहुल गांधी की बात मैं फिर कहूंगा, ये नेता हर आदमी की अपनी आस्था है। अगर केवल ध्वजा चढ़ाने से और पतंग उड़ाने से और डुगडुगी बजाने से देश की सीमाएं सुरक्षित होती हो तो जरूर करना चाहिए देश के प्रधानमंत्री को। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि कितने राफेल गिरे आज तक देश की सरकार नहीं बता पाई है। तमाम चीफ जो हमारे आर्मी के हैं उन्होंने क्या क्या वक्तव्य दिए हैं वो सब सुन लीजिए आप। हुडा के क्या वक्तव्य हैं, चौहान जी के क्या वक्तव्य हैं। केवल देश की जनता को गुमराह करना, जांच एजेंसियों को जेब में रखना, इलेक्शन कमीशन को मुट्ठी में रखना। आपको कोर्ट पे भरोसा नहीं है, आपको इलेक्शन कमीशन पे भरोसा नहीं है, अब तो जनता पे भरोसा नहीं है भाई। सुप्रीम कोर्ट तो कोई क्या करेगा? अरे नहीं, एक सेकंड। मीडिया ने तो आपको हरियाणा में, अब मीडिया ने आपको आगे रखा था या पीछे रखा था मुझे नहीं पता। हरियाणा में आपको मीडिया ने बोला आप जीत रहे हो, लेकिन उसके बाद भी आप चुनाव हार गए। क्यों? पूछना चाहिए आपको। पॉइंट नंबर 2, क्योंकि आपने ना मीडिया आगे है या पीछे है, आगे है या पीछे है, इसके जवाब आप दीजिएगा। लेकिन विवेक श्रीवास्तव, आप पहली बार बोल रहे हो, मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपको लगता है कि हर चीज गलत है, सिर्फ कांग्रेस सही है? सीधा सवाल पूछता हूं। बिल्कुल आऊंगा इसके ऊपर। सबसे पहले तो आप एक और चुनाव आप लोग हार गए हो। हाँ, ठीक है, हम हारे और दुखी हैं हम इस बात से कि हारे हैं, कोई भी कारण हो। पनौती शब्द का आपने प्रयोग किया, जो हमने देखा बिहार में जिस तरीके से नीतीश कुमार को भी खत्म करने की साजिश हुई, पनौती शब्द का इन्होंने प्रयोग किया। शिंदे सेना समाप्त, और अब सिर्फ यूबीटी रहेगा। बिल्कुल समाप्त होगी। जिस तरीके से सीटें कम हो रही हैं, ताकतवर होकर उधरे। देखिए, कांग्रेस को मैं पनौती नहीं मानता, हमारे इंडिया अलायंस का सबसे बड़ा घटक दल है। हमारी उम्मीदें हैं लेकिन कांग्रेस से, हमारी उम्मीदें हैं राहुल गांधी से। डिमांड करो, हम चाहेंगे राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बने, या कोई भी बने। कल जब हम मिलते हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह को हम लोगों ने, लेफ्ट ने समर्थन दिया था, 65 मेंबर पार्लियामेंट थे सर, थे ना। मैं अब लेकिन भविष्य ये जितना मर्जी गलत करें, चाहे हम ईवीएम की बात करें या इंक गायब की बात करें, कांग्रेस को नेतृत्व लेकर के बैठना होगा, रणनीति बनानी होगी जिसमें सबको सम्मिलित होना पड़ेगा, ज्यादा प्रोएक्टिव होना पड़ेगा, 24 घंटे की इलेक्शन राजनीति करनी पड़ेगी। आपको दुख क्यों है? अच्छा ये बताइए, दुख क्यों है आज आपको इतना? भाई सीटें नहीं आई जिस तरीके से आनी चाहिए, और हर बार की तरह ईवीएम, और बेशक सही है जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने बोला कि इंक गायब हुई, बिल्कुल सही है, हो रहा है। अच्छा ये बताइए, आप महाराष्ट्र हारे, बिहार हारे, देखिए दिल्ली हारे, हरियाणा हारे, अब ये नगर निकाय का चुनाव भी महाराष्ट्र में हार गए। कांग्रेस दुख तो खत्म ही नहीं हो रहा है, कैसा दुख है आपका? कांग्रेस के साथ लेफ्ट की कांग्रेस के साथ लेफ्ट की बहुत सी बातों में मुख्तलिफ राय रही है, लेकिन हमारा एक चीज मानना था कि कांग्रेस अगर इलेक्शन में कम सीटें आई हैं या हार गई हैं तो वो तंत्र का प्रयोग इस तरीके से नहीं करती थी जिस तरीके से आज सत्ता में फेविकॉल लगा के चिपकने के लिए ये सरकार और ये पार्टी कर रही है। ओके गौरव भाटिया और उसका उत्तर सिर्फ कांग्रेस और राहुल दे सकते हैं कि करना क्या है। ओके मुझे तो विवेक भाई बड़े अच्छे इंसान लगते हैं, लेकिन कंफ्यूज कितने हैं। अपनी पार्टी के लीडर का नाम नहीं लिया, राहुल गांधी अच्छे हैं, अरे इतने अच्छे हैं तो केरला में मिलके चुनाव लड़ लो ना, वहां नहीं लड़ेंगे। और आपको मालूम है वायनाड से जब चुनाव लड़ी प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी जब लड़ते हैं तो एनी राजा खड़ी हो जाती है। अगर इतने अच्छे हैं तो एक साथ मिल जाओ ना। लेकिन दिक्कत क्या है अमीश भाई, देखिए मैं एक बात बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में क्यों आगे बढ़ रही है। जो असंभव था, जो सपने कांग्रेस पार्टी दिखाती थी 60-70 साल, लेकिन पूरे नहीं करती थी,
वो नरेंद्र मोदी जी ने पूरे करके दिखाए। मैं 3 सवाल छोटे छोटे पूछता हूं, आप क्यों तीनों नहीं का जवाब पूछा? दिए। मैं ये एक, बात आप पूरी कर लेता। ईडी नहीं, आप ईडी और सीबीआई का बेजा इस्तेमाल करते हैं, हाँ। आप एसआईआर कराते हैं, उससे आप जीतते हैं। तीसरा पॉइंट अब इंक वाला है। इन तीनों के पॉइंटेड जवाब, देन आलोक शर्मा एंड देन राजकुमार भाटी। देखिए, सबसे पहले एसआईआर पे जवाब दे देता हूं। एसआईआर बिहार में हमने देखा हो रहा था, राहुल गांधी एसआईआर कर रहे थे, और सच्चाई ये है, आपको मालूम है, सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई। 1, 2, इन्होंने कोई अपील नहीं डाली जिसमें आरजेडी और कांग्रेस है। 3, जनता ने भारी संख्या में निकल के वोट दिया। और चौथा, अगर जनता को दिक्कत होती तो प्रदर्शन करती कि नहीं मेरे भाई बहन? बताइए, नहीं किया। अब जब हार गए तो उसके बाद कहने लगे कि गलत है। ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं, क्योंकि वरिष्ठ अधिवक्ता हूं, लेके आया हूं। जी, पूरा नहीं पढ़ूंगा, समय कम है। इन्होंने पहले कहा मशीन रीडेबल फॉर्मेट दो, कमलनाथ गए थे तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ईसी डिसाइड करेगी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कोई मशीन रीडेबल फॉर्मेट की जरूरत नहीं है। ये हुआ 2019 में। फिर इन्होंने कहा ईसीआई की, इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी डाउन है, तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक जबरदस्त संवैधानिक संस्था है, निष्पक्ष चुनाव 25-30 साल से करा रही है, ये 2019 में कहा। तीसरा, इन्होंने कहा ईवीएम में टैंपरिंग हो रही है। तो 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा, उन्होंने कहा जब आप हार जाते हो तो टैंपरिंग हो जाती है, लेकिन जब आप जीत जाते हो तो कहते हो ओके, जवाब। ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। खराब, कभी ईवीएम खराब, बहानेबाजी से आगे निकलना पड़ेगा। 24/7 की पॉलिटिक्स करनी पड़ेगी। आपके शिवसेना भी आज की डेट में यही बात कह रही है कि 24 घंटे 24/7 की राजनीति करनी पड़ेगी। 24/7 की राजनीति जिन्होंने की, आज 3-3 महीने तक दिल्ली में सांस नहीं ले पा रहे, 1-1 महीने स्कूल बंद करने पड़ रहे हैं। जिन्होंने नहीं की थी उस समय पर दिल्ली बेहतर थी। जिन्होंने 24/7 राजनीति की, 2 दर्जन से ज्यादा बच्चे और बड़े इंदौर में मर गए, मोदी जी का एक ट्वीट तक नहीं आया गंदा पानी पी के। दुर्भाग्य यह है कि हर चीज को हाईजैक किया हुआ है। एसआईआर पर ट्रस्ट डेफिसिट है। इलेक्शन कमीशन से 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ये कहा कि नहीं कहा? चलिए अभी मैं अमित जी आप बता दीजिए। गौरव भाटिया जवाब। मैंने इनकी पूरी बात सुनी, मैंने प्रमाण दिया, इन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। कौन सा जजमेंट है, किस जज ने दिया है, किस तारीख को आया, छोड़िए, तैयारी से नहीं आए। मैं एक बड़ी बात जो कहने जा रहा था, तैयारी से आए प्लीज, अब बीच में नहीं, आप तैयारी से आए, आप तय कर लीजिए। मुझे बता दीजिए, अंकिता भंडारी केस में सीबीआई रिकमेंडेशन हुई है, उसकी लेटर है इनके पास, आदत है, तैयारी से आए। जवाब। अब मैं बोल रहा हूँ। चलिए, देखिए, है क्या, आपकी डिबेट होती है 45 मिनट की। मैंने कहा ना, रायता फैलाने की। अरे भाई, अंकिता भंडारी पे सीबीआई रिकमेंडेशन हुई है, अंकिता भंडारी, उसकी चिट्ठी जनता को दे सकते हैं। भैया बरनौल है, लगा। अब बरनौल आप अपने लगाइए भाई, पिछवाड़े भी लगा दो। ये सब नहीं। बरनौल का क्या मतलब है भाई? मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूँ, उसका उत्तर दो ना भाई। देखिए, सबसे पहले जिन शब्दों का प्रयोग यहाँ कर रहे हैं, ये राहुल गांधी ने सिखाते होंगे, पिछवाड़ा। मोदी जी से बहुत कुछ सीखे हैं। बोल लीजिए। हनुमान जी को उड़ा रहे हैं, अगर ये कांग्रेसी कोई कर दे तो ये मीडिया वाले आग लगा दे पूरे देश में। हनुमान जी को उड़ा रहे हैं मोदी, कभी राम जी को आग लगा देते, कभी हनुमान जी को उड़ा रहे हैं। मीडिया वाले आग लगा देते हैं, आप भी ना। अच्छा है, प्रमाण। सीधा सवाल है, सीधा जवाब दो। आलोक जी अपनी टर्न पे बोलिए। राजकुमार भाटी वेट कर रहे हैं काफी देर से। आलोक जी अपनी टर्न पे बोलिए, सबसे ज्यादा आपको मौका मिला है, शांत रहिए, बीजेपी का जवाब आने दीजिए प्लीज। थैंक यू। देखिए, सबसे पहले बदला क्या है मैं बता दूं। जब हमारे देश पे हमला होता है तो मोदी जी सुनिश्चित करते हैं सेना को खुली छूट दी जाए। बालाकोट एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर होता है। राजनीतिक ये तरीका ठीक नहीं है। अच्छा गौरव भाटिया, आप अपनी बात को 30 सेकंड में कंप्लीट करिए। देन राजकुमार भाटी पहली बार भी नहीं बोले। 1.5 मिनट चाहिए होगा, अपनी बात। हाँ, ओके, मैं बीच में किसी 40 सेकंड। देन राजकुमार। देखिए, मैंने बताया फाली होमी मेजर एयर चीफ मार्शल थे जब कांग्रेस की सरकार थी। 26/11 का हमला हुआ, उन्होंने कहा खुली छूट दीजिए, नहीं दी मनमोहन सिंह जी ने, लेकिन मोदी जी ने सुनिश्चित किया। बालाकोट एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर के बाद घुस के ठोका पाकिस्तान को, क्योंकि भारत बाप है। ये फर्क है, और जिससे आप जलते हो, आप जलते हो। सुनो, ये रुकिए सर, मैं कम इन सर, चिल्लाइए मत, अभी गलत शब्द निकल जाएंगे। नागरिक आ रहे हैं। एक और बात बताता हूं, सबसे बड़े गद्दार कौन है? पिछवाड़ा कर रहे थे, गंदे शब्द है, नहीं बोलना चाहिए कांग्रेस के प्रवक्ता को। ये पाकिस्तान ने डॉजियर, बीच में ना बोले,
प्लीज उन्होंने जनता आप बोलिए। उन्होंने आपको आप कहा बोलिए। बोला कुछ आप बोलिए। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, उन्होंने बोला गद्दार कौन है। कहना कोई भी हो, सुनिए, अरे वो अपनी बात कह रहे हैं, उनको अपने अधिकार है। आपने किसी को बोला, क्या मतलब है? आप ये बताइए, मैंने कहा गद्दार कौन है तो इन्होंने तुरंत समझ लिया कि कांग्रेस का कोई होगा। अब मैं आपको 3 बातें बताता हूं, आप तय कर लीजिए आप मोदी जी के साथ हैं या उधर जो हारती हुई भस्मासुर जो है पार्टी है। सबसे पहले जब इनकी सरकार थी, भस्मासुर कौन है? अर्थव्यवस्था का भट्टा किसने बैठाया है? पर ये अब भस्मासुर शब्द इस्तेमाल करवाओगे यार आप पिछवाड़ा शब्द यूज कर रहे हो, हम क्या करें बताइए? मतलब आप कुछ भी बताइए, कर रहे हो। मैं क्या बोलूं किसी को? सारे अब आप शब्दों दोनों को मैं बोल रहा हूं। मैंने बिल्कुल नहीं, कहा। भस्मा एक सेकंड आपने भी 100 शब्द तो 100 शब्द बोले। एजेंडा चलाना चलवाओ यार। अरे एजेंडा नहीं, तो देशी एजेंडा चला रहा, फिर क्या करिएगा? अभी आपने आपकी देखिए देश एजेंडा चला रहा, फिर ओके नहीं। आलोक शर्मा देखिए, राजकुमार भाटी अभी तक बोले भी नहीं है, ये 30 सेकंड अपनी बात तो कंप्लीट कर ले। 10 दिन का गोला बारूद भारत के पास बचा था। ये रिपोर्ट है, आर्मी के पास गोला बारूद नहीं था जब इनकी सरकार थी। आज बताइए जरा, सीएजी रिपोर्ट, सीएजी रिपोर्ट आपको नहीं, बस सीएजी रिपोर्ट नहीं बता रहा हूं। अरे बताइए ना सीएजी, आजकल तो सीएजी मर ही गया, आजकल तो उसकी कोई रिपोर्ट ही नहीं आती है 2018 के बाद। आप अपनी टर्न पे बोले, वो अपनी टर्न पे बोले। सीएजी ने तो ये भी कहा था आप बोलिए, आप बोलिए का घोटाला हो गया, वो घोटाला शांति शांति। 10 साल तक पूरे देश को सत्ता में बदनाम रहे, करने में रफेल नहीं आए, नरेंद्र मोदी जी ने सुनिश्चित किया रफेल आए। जब गरजे तो पाकिस्तान डरा और कांग्रेस डरी, इसलिए गद्दार कहता हूं। दूसरी बात सुनिए, हमारे जवान बुलेट प्रूफ जैकेट मांगते थे, 1,86,000 जैकेट मोदी जी ने दी। सोनिया गांधी कहती रही वीवीआईपी चॉपर लाओ, मैं और राहुल गांधी उड़ूंगी। आप बताइए, जो सेना को बुलेट प्रूफ जैकेट ना दे सके, धिक्कार है ऐसी पार्टी पे। अगले 50 साल कभी ये सत्ता में नहीं आने वाली, ये मेरा यकीन है। ओके, मैं रुक करता हूं। राजकुमार भाटी का, राजकुमार भाटी, 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक, लगातार विपक्ष हार रहा है चुनाव, ये बड़ी बात है, लेकिन क्या आपको लगता है चुनाव पहले भी होते थे, हार जीत होती थी? भारतीय जनता पार्टी भी चुनाव हारती थी, कांग्रेस भी चुनाव हारती थी, समाजवादी पार्टी भी चुनाव हारती थी और जीतते भी थे, ऐसे ही चुनाव जीतते भी थे। लेकिन ऐसा लगता है आप भी 2019 का लोकसभा चुनाव हारे, उसके बाद 2022 का विधानसभा हारे, उससे पहले 2014 2017 में चुनाव हारे, लेकिन आपने कमबैक करा 2024 में, आपने स्ट्रैटेजी को रिवर्क किया, आप पीडीए लेकर आए और पीडीए ने डिलीवर करा समाजवादी पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में तो खास तौर पर। लेकिन क्या आपको लगता है कि बाकी विपक्षी दल ये मानने को तैयार नहीं है? ममता बनर्जी भी दमखम के साथ लड़ रही है और उन्होंने कहीं ना कहीं बीजेपी के रथ को रोका है बंगाल के अंदर, लेकिन कांग्रेस इसको मानने को तैयार नहीं है, उद्धव ठाकरे इसको मानने को तैयार नहीं है। क्या लगता है आपको, इसीलिए बीजेपी बार बार जीत रही है कि अपनी गलतियों से ऑपोजिशन की कई पार्टियां सीखती नहीं है? 20-20 घंटे मेहनत करके माननीय मोदी जी ने और अमित शाह जी ने जिस तरह महाराष्ट्र की 3 पार्टियों को निपटाया है, किसी को ईडी का डर दिखा के, किसी को भ्रष्टाचार का डर दिखा के, चक्की पीसिंग दौड़ दौड़ के आ गई, विधायक खरीद के पार्टियां तोड़ी, अपराधियों तक का इस्तेमाल किया, फिर चुनाव आयोग। अब इस देश में ये बात चर्चा लायक नहीं रह गई है कि बीजेपी चुनाव में बेईमानी करती है और चुनाव आयोग उसकी मदद करता है, क्योंकि जिस चीज़ के प्रमाण हो जाते हैं फिर उसकी चर्चा की जरूरत ही नहीं रहती। अब कोई हमें सवाल पूछने की जरूरत नहीं है, ये प्रमाणित तथ्य है। जो चंडीगढ़ के चुनाव में प्रमाणित हुआ, जो रिटर्निंग ऑफिसर था वो कैमरा के सामने बैलेट पेपर में निशान बना के बीजेपी को लाभ पहुंचा रहा था। अगर सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करता तो चंडीगढ़ का मेयर बीजेपी का बन गया था। महाराष्ट्र में 66 लोग निर्विरोध चुनवा दिए चुनाव आयोग ने बीजेपी की मदद करने के लिए। 66 लोग स्थानीय निकाय में निर्विरोध चुने गए हैं, जिनमें 43 बीजेपी के, 19 शिवसेना शिंदे के और 2 एनसीपी अजीत के। बाकी पार्टियों का एक भी नहीं। अगर महाराष्ट्र के लोग इतने अच्छे थे कि वो निर्विरोध तय कर रहे थे तो एक आध विपक्ष का भी तो हो जाता। इससे साफ जाहिर है चुनाव प्रभावित किए जा रहे हैं, चुनाव में धांधली की जा रही है, चुनाव आयोग आंखें मूंदे हुए बैठा है। इस देश में लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र बचाने के लिए जनता को सड़कों पर उतरना पड़ेगा। ये चुनाव इस बात का प्रमाण है। ओके गौरव भाटिया, जवाब इस बात का कि लोकतंत्र खतरे में है। वैसे बंगाल के अंदर भी निर्विरोध चुने गए थे कई सारे, ममता बनर्जी की बात ही आपको याद नहीं आई? ओके बोलिए। सबसे पहले इन्होंने कहा सीबीआई और ईडी का डर दिखा के चुनाव जीत रहे हैं, सबसे पहले ये कहा। तो मैं इनको, मुलायम सिंह यादव जी पार्टी के जो है संस्थापक हैं, सबसे बड़े नेता रहे, उनका बयान है जब कांग्रेस की सरकार थी तो सीबीआई का डर दिखा के सारे विपक्षी नेताओं को जेल में डालने का काम कांग्रेस पार्टी करती है। और अखिलेश यादव सर्वोच्च न्यायालय भी गए थे
और सर्वोच्च न्यायालय से राहत पाए थे, ये शायद इनको जानकारी। बड़ी खबर आ रही है, 20 जनवरी को बीजेपी को मिलेगा नया राष्ट्रीय अध्यक्ष। 19 जनवरी को नामांकन करेंगे नितिन नवीन। कोर टीम में कुछ बड़े बदलाव संभव है। भारतीय जनता पार्टी जनरेशन नेक्स्ट लेके आ रही है। प्रधानमंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह प्रस्तावक होंगे नितिन नवीन के। भारतीय जनता पार्टी का अगला अध्यक्ष 20 जनवरी को तय हो जाएगा, बाकायदा नामांकन होगा। यह बड़ी खबर है इस समय की। नितिन नवीन बीजेपी के अगले अध्यक्ष बनना लगभग तय है। यह मान लीजिए बीजेपी में जनरेशन नेक्स्ट आने जा रहा है। 45 साल के नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे और उसके साथ साथ राष्ट्रीय नई टीम भी तैयार होगी। गौरव भाटिया, क्या आपको लगता है ये जो एक बड़ा चेंज, नहीं आप अपनी बात को पूरी करिएगा। आपका अध्यक्ष आ गया भाई, आपके अध्यक्ष की खबर आ गई है। आपका अध्यक्ष नया आ रहा है, जो कि अब कार्यकारी अध्यक्ष है, पूर्णतः अध्यक्ष हो जाएंगे संभवतः 20 जनवरी के बाद। दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्या आपको लगता है कि आप ये एक बड़ा पॉलिसी शिफ्ट कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में? हाँ, चुनाव क्यों नहीं हुआ भाई? हाँ बिल्कुल, आलोक जी का भी सवाल है। चुनाव की ही प्रक्रिया चल रही है। अब अगर कांग्रेस पार्टी देखना नहीं चाहती तो क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। आप फॉलो करिए, चुनाव हो रहा है। पर प्रस्तावक अगर मोदी जी बन जाएंगे, अमित शाह बन जाएंगे, राजनाथ जी बन जाएंगे, तो सामने खड़ा कौन होगा? सुनिए, अब मैं अपनी बात रख लूं। अगर हाँ बोलिए। अब बिल्कुल बिल्कुल आपने कहा, देखिए यहाँ हमारे भाई बहन बैठे हैं, हर कोई देख रहा है कि ये भाजपा में ही संभव है कि एक जमीनी कार्यकर्ता मेहनत करके प्रधानमंत्री भी बने और अध्यक्ष भी बने। लेकिन समाजवादी पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव जी थे, प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव थे, डिप्टी सीएम का दर्जा शिवपाल यादव के पास था और राज्यसभा में नेता राम गोपाल यादव थे। अक्षय यादव जो है वो जो है क्या कहते हैं एमपी थे, घर के सारे सदस्य एमपी थे। आप कहां जाना चाहेंगे? आप बताइए, ऐसी पार्टी में जहां मेहनत की कदर होती हो। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन, बीच में ना बोलिए प्लीज। अच्छा, राहुल गांधी का तो ये हाल है, राहुल गांधी इलेक्शन की प्रक्रिया ही है। प्रधानमंत्री प्रस्तावक बनेंगे, नॉमिनेशन होगा, इलेक्शन की प्रक्रिया। इसलिए मैं समय नष्ट नहीं करना चाहता। प्रस्तावक बनना, मैं कह रहा हूं नॉमिनेशन की डेट क्या है बता दो। हाँ पूरा 19 तारीख को, अरे भाई वर्किंग आपको पता चल जाएगा, पता चल जाएगा, पता चल जाएगा। डेट आई है पूरी। ये वो पार्टी कह रही है जिसका अगर बच्चा पैदा होता है तो उसे पता होता है आगे अध्यक्ष बनेगा, खुद को भारत रत्न दे देते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने दलित परिवार से आए और कहां से कहां पहुंच गए हो गया है इनको। क्या मल्लिकार्जुन खड़गे जी उस परिवार से है क्या? अच्छा मैं कह रहा हूं इस परिवार से पूरी डिबेट में वो भी ऐसे मैं कह रहा हूं नहीं, बिल्कुल एक करके ऑडियंस भी यही उनका तरीका है। अच्छा सवाल आप, अरे कोई ना कांपे भाई। अभी तो ये नतीजे आए हैं, अभी बहुत कुछ होगा। अभी अगर ये नतीजे देखकर राजकुमार भाटी, एक बात तो है, आपके दिल की धड़कनें भी बढ़ी हुई हैं, कहीं उत्तर प्रदेश में खेलना हो जाए इस बार। नहीं, ये तो राजनीतिक लोगों को हमेशा चौकस रहना चाहिए। और आपको लगता है ये सब चौकस नहीं? आपके बिहार के नतीजे देख के और महाराष्ट्र इनका चौकस और फोकस का है। महाराष्ट्र के नतीजे देख के हम और ज्यादा चौकस हुए हैं और ज्यादा मेहनत करेंगे और ज्यादा परिश्रम करेंगे। लेकिन ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है जो अभी उठ रहा था। अभी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे, पहला तो मैंने जब कहा कि बीजेपी सीबीआई से डराती है, ईडी से डराती है, तो उन्होंने जवाब दे दिया कि कांग्रेस भी तो डराती थी। मैंने कहा नहीं भी, मैंने कहा आपकी पार्टी को डराया था। अच्छा, ये नहीं कहा भी। अगर आप गलत बोलेंगे तो सही नहीं है। मैंने भी बोला नहीं बोला। मैंने कहा मुलायम सिंह यादव जी कहते थे जिस कांग्रेस पार्टी की गोद में बेटा बैठा है उसके पिता को प्रताड़ित करने वाली कांग्रेस पार्टी। ओके राजकुमार भाटी जी के जवाब, राजकुमार भाटी जी बीच में नहीं बोले। भी नहीं बोला था। हाँ भी नहीं, ठीक है, आपको भी नहीं बोला। ठीक है, मान लिया, इन्होंने भी नहीं बोला। क्या बात है? अब मैं अर्थ तो जब भी एक ही रहेगा, भी को निकाल दो या भी को रख लो। अब एक मूर्ख अर्थ वही रहेगा, समझ में नहीं आएगा अर्थ क्या है। मैं ये पूछना चाहता हूं, यही हालत है इनकी। सामने बहुत पढ़े लिखे नौजवान बैठे हैं, मैं ये पूछना चाहता हूं, ईमानदारी से बताओ, अगर सतवीर नाम का व्यक्ति चोरी करते पकड़ा जाए तो उसका ये तर्क चल जाएगा कि मनवीर ने भी तो चोरी की थी, बलबीर ने भी तो चोरी की थी, सुखबीर ने भी तो चोरी की थी, ये तर्क चल जाएगा क्या? चोर को तो चोरी की सजा मिलनी चाहिए, चाहे किसी ने भी की थी। चोरी गलत है। एक इन्होंने ये कहा, अखिलेश यादव अध्यक्ष थे, शिवपाल यादव महासचिव थे, राम गोपाल यादव राज्यसभा में, मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे। उस समय समाजवादी पार्टी में ही होते थे। जब ये सारी चीजें, उस समय समाजवादी पार्टी में होते थे। इन्हें जब खराब नहीं लगा,
जब ये पैर छूते थे उनके सबके, उन सबके पैर छूते थे। बिल्कुल, मुलायम जैसे ही सिंह जी सरकार के, बदली अखिलेश भाई के नहीं। इन्हें वो Sorry, खराब लगने लगे। वो बड़े हैं, उनके पैर छूता था और कोई मुझे इसमें कम नहीं। अगर मैं भी कर सकता हूँ ये तो। चलिए, बात ठीक है, कहने दो यार ये हमें। हालत है, अरे ये हालत है। ये हिंदुओं के खिलाफ बोलने के करेंगे। चलिए राजभर भाटी, ये जब मुझे नहीं बोलने दे रहे, नहीं, आपको भी चलिए, मैं थोड़ा सा ही तो खराब बोल रहा हूँ। आप सब लोग- ऐसे करेंगे। ओके, मैं इनसे थोड़ा ही खराब बोल रहा हूँ, ज्यादा नहीं। हाँ ठीक है, हाँ बराबरी कर रहे हैं आप भी। ओके, हाँ, चलिए। मैं बिल्कुल शांत अभी रहता हूँ जब ये सुनिए। बोलते अब गौरव भाटिया को मौका दीजिए अब आप ना। सुनिए। आपने कई हमले करे शर्त जवाब। ये कि आगे मेरे बीच में नहीं बोलेंगे, वरना मैं आड़े आड़े करूंगा। अभी ये देखो, पैर कौन पकड़ रहा था? एक रेपिस्ट। ये क्या हो गया? ये रेपिस्ट, ये रेप करके पैर पकड़ रहा है। बोलिए गौरव, बोलिए। क्यों कहते हैं समाजवादी पार्टी? हिंदुओं को तो आतंकी बताते हैं। ये देखिए, ये जालीदार टोपी पहन के केवल मुसलमान बनेंगे। अब हो गया हो, अब देख थोड़ी है नमाजवादी। अच्छा जी, राजभर भाटी, मैं आपको मौका दूंगा, आपको मौका दूंगा। राजनीतिक हैसियत गाली बताता क्यों दे रहे हूं। हैं अभी आपके देखिए, चैनल वो होगा, थोड़ी देर में ऑन हो जाएगा। 2022 के चुनाव में अखिलेश यादव कह रहे थे 300 पार, योगी जी ने ऐसा सही किया। ये देखिए, 300 पार, 100 पे अटक गए और योगी जी दोबारा आ गए। इसलिए कह रहे जितनी हैसियत हो, जितनी चादर हो, उतने ही पैर पसारो। और अगर हिंदुओं के खिलाफ, भारत के खिलाफ बोलोगे, वो दिन भी दूर नहीं। अभी 27 के चुनाव आएंगे, सबकी जमानतें। ओके ओके, ऑडियंस, पब्लिक कुछ सवाल पूछेगी। सवाल पब्लिक का। आपका सवाल क्या है सर? क्या सवाल है? कुछ लिख के लाए आप? मेरा देश की उन पार्टियों के लिए एक संदेश है। क्या संदेश है बताइए? जो अपने को सेकुलर कहते हैं, कि ये होता है यदि कार्य जन सेवा के, तो क्यों पूछनी पड़ती आपको लोगों की जाति? अपमान किया है तुमने सनातन का, तो चढ़ी रहेगी तुम पर 7.5। ओके, 7.5, ठीक है, चली रहेगी 7.5। आपका पॉइंट क्या है सर? मेरा पॉइंट ये है, मैं भाटिया जी से बताना चाहता हूं, भाजपा कितने ही जोर लगा हुआ है कांग्रेस को खत्म करने में। कांग्रेस बहुत बड़ा जहाज है, डूबते डूबते बहुत टाइम लगेगा। दूसरी बात, मतलब आप कह रहे हैं डूब रही है, पर हाँ डूब रही है, लेकिन डूबने में बहुत समय लगेगा। कितनी उबर भी सकती है वापस। उबर भी सकती है, उबर भी सकती है। ठीक है। भाटिया जी कितना भी जोर लगा लो कांग्रेस को। और मलूक नागर कुछ कहना चाहते हैं। मलूक नागर बड़ी देर से आए नहीं है। मलूक भाई को, अरे नहीं, यह न्याय हो जाएगा। मलूक नागर बोलिए। पूरे देश की जनता के आधार पे देखें तो केवल 8.5% कांग्रेस है। और जिस तरह के बयान ये पाकिस्तान के फेवर में देश के खिलाफ देते हैं, आने वाले समय में सुपड़ा साफ हो जाएगा। कुछ कहना चाहते हैं? मैं उत्तर देता हूं। मैं बतानी चाहता हूँ, कांग्रेस पे 7.5 ही चढ़ रही है, अभी बताइए उन्होंने। और ये जो इनके साथ में जो है ना, जब तक ये 7.5 ही रहेगी, इन पर शनिचर कौन है? आपको क्या लगता है 7.5 वाले कौन है? 7.5 है इनके साथ में। जिन पार्टियों को जोड़ लेते हैं, वो पार्टियों को अगर ना जोड़े तो भी इनकी 5-6 सीट तो फिर भी एक आलोक शर्मा, एक दिल से सवाल है। एक दिल से सवाल है। बिल्कुल, एक दिल से मेरा सवाल है। देखिए, कांग्रेस इस देश की प्राइम ऑपोजिशन पार्टी है। कांग्रेस को एक नेचुरल बेनिफिट मिलता है। जब बीजेपी अगर कमजोर होगी तो एक नेचुरल बेनिफिट मिलेगा, इसमें कोई दोराई नहीं है। इस देश के कई बड़े राज्यों में, यूपी में कांग्रेस कई वर्षों से नहीं आई है, बिहार में कई वर्षों से नहीं आई है, बंगाल में तो बहुत सारे वर्षों से नहीं आई है। कब लगभग 40 साल हो चुके हैं, 40-45 साल हो गए। यूपी में भी लगभग 40 साल ही हो चुके हैं। बिहार में स्थिति ऐसी है। दिल्ली में एक टाइम में आपकी 3-3 बार यहां पे सरकार रिपीट हुई, 2-2 बार सरकार रिपीट हुई, लेकिन उसके बाद आप वापस नहीं आ पाए, शून्य पर है। क्या आपको लगता नहीं है कांग्रेस का लेफ्टीकरण कांग्रेस को डैमेज कर रहा है? और जो कांग्रेस के लिए बोलता है, मैं नाम कोट करूंगा, नाना पटोले जैसे नेता, जो कांग्रेस के लिए बोलता है वो टारगेट हो जाता है, कांग्रेस के भीतर भी, कांग्रेस के बाहर भी। सीधी सी बात है मेरा। देखिए, देयर इज अ प्रॉब्लम। एक अभी सुने नहीं, देखिए, मैं पर्सनल किसी पे नहीं बात करता, लेकिन एक अभी इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पूर्व केंद्रीय मंत्री थे, 10 साल से सांसद थे बिहार में। उन्होंने अडानी का एक भ्रष्टाचार सामने उजागर किया, पार्टी से बाहर कर दिया। वो भूल गए आप? आर.के. सिंह नाम था जिन्होंने थ्योरी दी थी वो, लेकिन उनको पार्टी से बाहर कर दिया गया। हाँ, पार्टी में कमियां हो सकती हैं, अमीश भाई की बात से मैं सहमत हूं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन सब कुछ कांग्रेस से अपेक्षा की जा रही है कि कांग्रेस ऐसा नहीं कर रही। कांग्रेस, अरे भाई, कल ही कनाडा की सरकार ने कहा लॉरेंस बिश्नोई गैंग को सरकार चला रही है। हमारे विदेश मंत्रालय का एक बयान नहीं, कोई रिवर्ट नहीं है। अब आपने कहा महाराष्ट्र में ये हो गया, फलाना ये हो गया। महाराष्ट्र में लोकसभा 1 साल पहले था, 1.25 साल पहले कांग्रेस की ज्यादा सीटें थी बीजेपी की। कांग्रेस की इतना जल्दी चौड़ा भीड़ा नहीं होना चाहिए इंसान को
पिछले लोकसभा के चुनाव में ही हमने बीजेपी से बेहतर प्रदर्शन किया है। समय बदलता रहता है और उसके बाद वोट चोरी हुई। जब लोकसभा में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया। एक सेकंड, फिर भी आप कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन खराब है, लोकसभा में क्यों हमने अच्छा प्रदर्शन किया? मेरा क्वेश्चन है सारे अपोजिशन लीडर से, लाइक आपने कहा कि लिस्ट चाहिए हमको, लिस्ट किससे चाहिए? पाकिस्तान से? कितने राफेल गिरे? आप लिस्ट किसकी मानते हो? आपकी आर्मी आपको लिस्ट देती है, आपकी गवर्नमेंट आपको लिस्ट देती है, आपको नहीं माननी। आपने कहा गद्दार कौन है? मतलब आपके हिसाब से हर वो इंसान गद्दार है जो बीजेपी को वोट दे, जो मतलब जैसे इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ऐसा किसी ने नहीं बोला। ओके, मेरा सवाल गौरव भाटिया जी से है। आपने कहा कि बीजेपी जो है हिंदू रक्षा वाली पार्टी है। सर, नागपुर में जो मरे वो कौन थे? जो एम्स के बाहर जो लोग हैं वो मर रहे वो कौन थे? जो बांग्लादेश में जो लोग मर रहे हैं वो कौन थे? और हाल ही में कॉलेज का नाम वैष्णो देवी कॉलेज है, उसको नाम हटा दिया गया, उसको खत्म कर दिया गया, उस पर भी आप खुश हो रहे हो? सर, मेरा सवाल आलोक शर्मा साहब से है कि सर महाराष्ट्र में म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के रिजल्ट्स आ रहे हैं। सर, वहाँ पूरा महाराष्ट्र भगवामय है और विपक्ष का सुपड़ा साफ हो रहा है, चाहे पटना से लेकर तिरुवनंतपुरम तक और दिल्ली से लेकर मुंबई तक। सर, क्या विपक्ष जनता के मुद्दों को समझने में नाकाम साबित हो रही है? इस पूरी डिबेट के अंदर एक इशू था जिसको हमने नहीं डिस्कस किया, वो थे नीतीश राणे। उस चीज का समर्थन किया गौरव भाटिया जी ने। हमारे वरिष्ठ मित्र, सुन लीजिए, हमारे वरिष्ठ मित्र, एक मिनट देखिए, गौरव भाटिया ने समर्थन, पर आपकी पार्टी के नेता आपने डिनाई भी नहीं करा। डिनाई कर दीजिए आप बोले नीतीश राणे पे कार्रवाई होगी, ये बोलने पे कार्रवाई होगी, कार्रवाई होगी। भगवान, क्या नीतीश राणे पे कार्रवाई होगी? ठीक है, अभी बोल रहे हैं, कार्रवाई होगी ना। राहुल गांधी जब कहते हैं चौकीदार चोर है, शांति शांति, सुनिए, जज्बा क्या होता है, ईमानदारी क्या होती है, अभी बता दो। लेकिन इनको पहले कहिए चुप करें। ये जो ये कांग्रेस के प्रवक्ता की आपने नहीं दी, वो आप सोचिए कांग्रेस के प्रवक्ता की। आलोक शर्मा, ये गलत बात है। आलोक शर्मा, शांति। आलोक शर्मा प्लीज, आप जवाब तो उनको, आपको तभी सवाल पूछते हैं, उनको मौका तो देने दो। नीतीश राणे ने गलत बोला, आपको लगता है? मैं इतना कहूंगा, नहीं बोल सकते ना, गलतों की पार्टी है, सारे गलत है। अच्छा ठीक है, सारे गलत है, आप लोग सब गलत है भाई। जब देश के प्रधानमंत्री 80-20 करते हैं तो राणे क्या करेगा? आप बताइए, सारे लोग, कांग्रेस पार्टी एक पोस्टर रिलीज करती है, प्रधानामंत्री जी का सर तन से जुदा होता है, बाद में डिलीट कर देती है। बोलिए, अरे चुप रहिए, अरे सर गायब है तो और क्या होगा? और क्या कह रहा है? गायब पोस्टर था, गायब पोस्टर। गायब होना बहुत चीज है, सर गायब था, सांसदों को लगते रहते हैं। ये पूछिए, लेकिन मुझे केवल ये बता दो, इंदौर में जो लोग मरे हैं वो हिंदू थे, मुसलमान थे। पूछेंगे गलत था। अगर वो पोस्टर गलत नहीं तो डिलीट भी तो हुआ था वो पोस्टर। मैं फिर कहूंगा, महाराष्ट्र में लोकसभा के चुनाव हुए, लोकसभा के चुनाव में अपोजिशन बहुत अच्छी तरह से जीता, फिर 56 लाख वोट बढ़ गए 5 महीने के अंदर, और महाराष्ट्र का चुनाव में विधानसभा में स्वीप हो गया। पूरी तरह से इलेक्शन कमीशन जिताता है। ठीक है, आप बताइए, केवल जो चक्की पीसिंग था उसको क्या किया आपने? महाराष्ट्र की फाइनेंस मिनिस्ट्री की कुंजी पकड़ा के दे दी, जो सीढ़ी निकालते थे। क्या कांग्रेस अपनी गलतियों से, विपक्ष अपनी गलतियों से सीख नहीं रहा? देश के गृह मंत्री ने भी बताई थी कि 370 का विरोध करोगे, राम मंदिर का विरोध करोगे तो जीतोगे कैसे? कांग्रेस देश में, अगर ये इनका एक्स चीफ मिनिस्टर एमओएस प्रधानमंत्री कार्यालय चौहान अगर कहेंगे पहले दिन पाकिस्तान जीता, या मणिशंकर अय्यर जैसे लोग कहेंगे कि अपना युद्ध उनसे नहीं लड़ना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, तो इन्हें फिर तो पाकिस्तानी कहते हैं। आलोक शर्मा का गद्दार फिर कौन हुआ? ये गद्दार औरों को कहते हैं, तो गद्दार तो देश के फिर यही हुए। एक मिनट, वो कह रहे हैं कि ये तो देश से गद्दारी हुई, मलूक नागर कह रहे हैं। बिल्कुल, देश के विदेश मंत्री ने कहा कि चीन बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था, उससे हम नहीं लड़ सकते हैं। ये गद्दारी है कि नहीं? ऑडियंस से सवाल, मैं आ रहा हूं। ओके गौरव भाटिया, मैं आ रहा हूं। ऑडियंस से एक दो सवाल, और क्या सवाल है? इन डेमोक्रेसी ओपोजिशन प्ले ए मेजर रोल, पर मोदी जी कहते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत। क्या मोदी जी डेमोक्रेसी को मिटाना चाहता है या कांग्रेस को मिटाना चाहता है? ओके, डेमोक्रेसी को, पर डेमोक्रेसी में तो ओके, आपकी पॉइंट, ये उनका पॉइंट, आपका पॉइंट क्या? सर, मैं सरकार से ये पूछना चाहती हूँ, पहला प्रश्न, कि अगर ईवीएम पे इतना ही संदेह जताया जा रहा है तो क्यों लोकतंत्र में पारदर्शिता और जनता के भरोसे को बनाए रखने के लिए चुनाव बैलेट पेपर पे क्यों नहीं कराए जा सकते? और दूसरा प्रश्न विपक्षी दल से है मेरा, अगर विपक्षी दल को सच में ही इतनी दिक्कत है ईवीएम से, तो वो खुद क्यों नहीं एक अलायंस बनाकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं? सुप्रीम कोर्ट में कुछ नहीं हुआ है। ओके जाओ, ओके गौरव भाटिया, अगर किसी को संदेह है तो ये लोकतंत्र कानून से चलेगा, आप सर्वोच्च न्यायालय जाइए, संविधान के हिसाब से चलिए। इन्होंने
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे सवाल उठाया, ईडी पे उठाया, सर्वोच्च न्यायालय गए, सर्वोच्च न्यायालय ने 12 पार्टियों की याचिका रद्द कर दी। और ईवीएम पे मैंने जजमेंट पढ़ा, वीवीपैट पे पढ़ा, इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता पे पढ़ा। उसके बाद अगर ये ना माने तो खोट जो है ईवीएम में नहीं, राजकौर भाटी, राजकौर भाटी, मैं आपके आलोक शर्मा प्लीज शांति। राजकौर भाटी एक बार भी नहीं आए वो अभी तक। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो भी बातें कही गई उन्होंने बड़े व्यंग भी करे कि हमने 17 में धूल चटाई, हमने 22 में धूल चटाई। चुनाव में हारना जीतना धूल चटाना नहीं होता, बहुत विनम्रता से जीत को स्वीकार करना चाहिए और हिम्मत के साथ हार को स्वीकार करना चाहिए, और हार को भी स्वीकार करना चाहिए। मैंने कहा है, मैं ये कहना चाहता हूं कि जब 2012 के चुनाव हुए थे तो भारतीय जनता पार्टी को मात्र 47 सीटें मिली थी उत्तर प्रदेश में विधानसभा की, और 15% वोट मिला था। हम बुरे से बुरे हालात में भी 21 से नीचे नहीं गए कभी, और 229 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हुई थी। सही तो इतने अहंकार में नहीं आना चाहिए, समय बदलता रहता है। अब हमने इन्हें 24 में फिर हराया है और 27 में हराएंगे, तो ये तो हार जीत चलती रहती है। ओके गौरव भाटिया, इस बात का जवाब बोले, जीत में अहंकार नहीं होना चाहिए। आप जीत रहे हैं लेकिन अहंकार मत। देखिए यहां मैं हूं, जो मेरा लीडर कहेगा वो पार्टी लाइन होगी, ठीक है। अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव सबने ईवीएम पे सवाल उठाए हैं, मैं रिकॉर्ड पे कहता हूं। प्रवक्ता कैसे आगे कहता है, मैंने विनम्रता से स्वीकार लिया, हार गए, अपने लीडर्स को कहिए अखिलेश यादव गलत है। दूसरी बात मैं इनको बताना चाहता हूं, देखिए ये कहते 2024 आप कह रहे हैं इन गलत है, मैं ये कह रहा हूं जो प्रक्रिया है बिल्कुल सही है, और अगर किसी को परेशानी है तो वो न्यायालय जा सकता है, स्पष्ट बात कह रहा हूं। अखिलेश यादव भी लोकतंत्र के बचाव के लिए आवाज उठा रहे थे। ईवीएम गलत है, शाही गलत है, एसआईआर हो रहा है। जब विपक्ष की सरकारें बनती है तो सब सही कैसे हो जाता है? तब तो फटाफट शपथ ले लेते हैं जाकर, झारखंड से लेकर जम्मू कश्मीर से लेकर कर्नाटक से लेकर हिमाचल तक। भाटी जी का जवाब, भाटी जी को जवाब, राजकौर भाटी को बोलने दीजिए ना प्लीज। निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव ही लोकतंत्र की शर्त है, उसके लिए चुनाव आयोग पर अंकुश रखना पड़ेगा। गलतियां तो हैं इलेक्शन कमीशन में, सरकारी तंत्र में, ये एक बात है, लेकिन मैंने फिर भी कहा कि हमें लड़ना पड़ेगा जीतने के लिए। तो सॉरी फेस लेकर के एक सेकंड देखिए, सुन तो लीजिए ना। लेकिन वो कह रहे आपको कोर्ट में विश्वास है कि नहीं है? लेकिन इससे बड़ा गंभीर आलोक शर्मा शांति, विवेक बोल रहे हैं ना। गंभीर प्रश्न, इससे बड़ा गंभीर प्रश्न इस देश के सामने आपकी आइडियोलॉजी का है। 12 जनवरी को नगर कीर्तन ऑकलैंड में निकल रहा था, सिखों का, सरदारों का घेर लिया गया वहां के मौर्य और ईसाइयों द्वारा, और प्ले कार्ड लिख करके बोला गो बैक, दिस इज न्यूजीलैंड नॉट इंडिया। क्योंकि यहां पे जब आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं नितेश राणे, तो उसका रिएक्शन बांग्लादेश में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में हमारे मंदिरों पे हमला होता है और कहा जाता है ये हिंदू अपने देश में माइनॉरिटी को सुरक्षित नहीं रख सकते। यह है उस हिंदुवादी राजनीति का अंश जिसको आप लोग क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। कौन सनातन? क्या सनातन रुक गया था? सनातन कभी नहीं रुका। कांग्रेस की सत्ता थी, मंदिर तब भी थे, संत महात्मा तब भी थे, पूजा पाठ तब भी थी। ये जो आप कर रहे हैं, देश का नाम, हिंदुओं का नाम काला कर रहे हैं, और पूरे विश्व में हमारे बच्चों को वहां से वापस आना पड़ेगा। मैंने आपसे पूछा ऑपोजिशन और लोकतंत्र पे, आप हिंदू पे चले गए। ओके, देखिए भारत का मुंह ना कभी काला हुआ है ना होगा, लेकिन कालक पोतने का प्रयास पता है कब हुआ था? जब 1962 से चीन से युद्ध चल रहा था, और ये लोग चीनी के साथ खड़े थे और भारत के साथ नहीं खड़े। बीच में ना बोले अमीर भाई, मैं ओके आप बोलिए, आप इनटॉलरेबल है, आप बीच में ना बोले, फिर में बोलिएगा। ये पता है क्या, मुंह का बवासीर है, ये राहुल टैक्टिक है, आओ कूदो, रायता फैलाओ, भाग जाओ। मोदी की क्लीन चिट आते जाता कुछ नहीं है इनको, आते जाता एक शब्द नहीं बोले, ठंडी नहीं आता। चलिए चुनौती है, पूछिए सवाल, एक मैं पूछूंगा, एक आप अभी चलिए, सभ्यता के दायरे में। ओके, मैं आता हूं बीच में, मैं आता हूं बीच में, सभ्यता के दायरे में। ओके ओके, आप दोनों आगे आइए, आगे दोनों आइए, दोनों आइए। ओके 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 ओके, गौरव भाटिया क्या सवाल है? सवाल क्या है? आप उनसे पूछिए पहले, उनसे आपने पूछिए। बोला। ओके ओके, मैं तो पूछ ही रहा हूं। ओके ओके, मेरा सीधा पहला सवाल है, इंदौर में जो 2 दर्जन से ज्यादा लोग मरे, वो हिंदू थे या मुसलमान? उत्तर दें। ओके, वो हिंदू थे या मुसलमान? हिंदू मुसलमान का चश्मा ये पहनते हैं, हमारे लिए सब भारतीय हैं, और इनको ये भी ज्ञात नहीं है, चेक करें सारे लोग, जो बच्चे मरे, कॉफ सिरप जो आता है, कॉफ सिरप आया तमिलनाडु से, और इन्होंने एक शब्द नहीं बोला। और मध्य प्रदेश में जब घटना हुई तो हमारे मुख्यमंत्री स्वयं परिवारों से मिले और सुनिश्चित कर रहे हैं कि एक भी बच्चे की जान न जाए। ये फर्क है। मेरा सवाल मेरा सवाल, आपका सवाल है, उनका सवाल, छोटा सवाल। अब इनसे ये पूछिए, 1984 के दंगों में जो सिख मारे गए थे हमारे भाई बहन, उनके लिए आज तक
सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने माफी क्यों नहीं मांगी? गलत है ये। पूछिए जरा, 1984 में गलत है कि नहीं? 1984 में सिख दंगे हुए, कांग्रेस के नेताओं के नाम हुए, नाम आए सज्जन कुमार, जगदीश टाइटलर। आरएसएस के भी 100 से ज्यादा लोग अखबारों में आज भी कटिंग्स हैं आरएसएस के लोगों के ऊपर। अरे भाई सुन तो लो ना यार, सरकार हमारी थी तो आरएसएस पे केस नहीं होंगे क्या? क्या तर्क देते हो यार आप? चुनौती दी तो मैं फिर कहूंगा, मैं उत्तर दे रहा हूं भाई, मैं उत्तर दे रहा हूं, बीच में मत बोलो, बीच में मत बोलो। उत्तर दे। बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती। ये राजीव गांधी ने कहा था शांति 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 शांति। ओके शांति सुन तो लो। वो बाबू बजरंगी के बयान सुन लो 2002 के, मैं उन पर नहीं जाना चाहता हूं। बात यह है, देश के प्रधानमंत्री ने और कांग्रेस पार्टी ने ऑफिशियली, और माननीय राहुल गांधी जी, अब आप बोले, आपके बात है, माननीय राहुल गांधी जी ने, देश के प्रधानमंत्री सरदार मनमोहन सिंह ने और कांग्रेस ने ऑफिशियली माफी मांगी उसके लिए। ओके ओके ओके। अब सुनो, एक अब सवाल मेरा है ना। नहीं, अब सवाल हो गए। एक एक सवाल बहुत था। एक जनता के एक सवाल लूंगा। अपनी अपनी बात को रख सकते हैं, अपनी अपनी बात को रख सकते हैं। क्या सवाल है आपका? पक्ष और विपक्ष को 7.5 का बड़ा ख्याल है। जब मैं भाटिया जी से मेरा सवाल है, पक्ष और विपक्ष को 7.5 का बड़ा ख्याल है। जब हमारे क्षेत्र में मंदिरों पर लूट, सड़कों पे लूट, हर घर जल योजना पे लूट, तो फिर उसका सॉल्यूशन क्यों नहीं होता है? सर भाटिया जी से एक सवाल है सर। अभी सर चाइना की आपने बात किया है सर, तो सर चाइना से 62 में आपने विरोध किया, फिर सर अभी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के मेंबर से आप लोग क्यों मिल रहे हैं सर? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के मेंबर से आप क्यों मिल रहे हैं? गौरव भाटिया, पब्लिक से सवाल आया है। बिल्कुल, मुझसे आपने सवाल पूछा ना, मैं आपको बताता हूँ, पार्टी टू पार्टी मीटिंग हुई है जिसमें सरकार, कौन सी पार्टी? आप देखिए, अभी उत्तर नहीं देने देंगे। आरएसएस से भी मिले, बताओ। ये कौन पार्टी सवाल पूछ रही है जो एमओयू साइन कर रही थी राहुल गांधी और शी जिनपिंग? आज का विचार, सबसे मुश्किल काम है समेटना, फिर चाहे वो बातें हो, रिश्ते हो, या फिर बिखरा घर। तो फिलहाल सीएनबीसी आवाज के टक्कर के आज के मेगा एडिशन में इतना ही। आपको मेरा कार्यक्रम कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। आपको मेरा नमस्कार, गुड नाइट।